नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज से हम लोग करने जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चित्रावली किसकी रचना है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रावली उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न है कि जुगमान चैत्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो देखिए, जुगमान चैत्र नामक जो ग्रंथ है वो लिखा था कृष्ण दास ने। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न नंबर 3 कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, दंडी। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? दंडी है। प्रश्न नंबर 4 है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? तो देखिए, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है कि विरह बारिश किसकी रचना है? तो इसमें आपके ऑप्शन ए है बोधा, ठाकुर, आलम या घनानंद। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए कि विरह बारिश किसने लिखी थी? बोधा ने लिखी थी। अगला है प्रश्न नंबर 6 कि राम पंचाध्याय के लेखक कौन है? नंददास, सूरदास, रहीम या कबीर। तो देखिए, राम पंचाध्याय के लेखक है रहीम। राम पंचाध्याय किसने लिखी? रहीम ने लिखी। तो आप राम से याद कर लीजिए कौन है? रहीम। राम रहीम बोलते हैं ना, तो इसी तरह याद कर लीजिए कि राम पंचाध्याय के लेखक कौन होंगे? रहीम होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7 है कि अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति देव, भूषण या पद्माकर की। तो देखिए, जो अष्टयाम है वो देव की रचना है। अष्टयाम किसने लिखी? देव ने लिखी। अष्ट मतलब 8, तो कितने देव हैं? 8 देव हैं। इस तरह आप याद कर लीजिए कि अष्ट मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो 8 क्या है? देव है। देवता कितने हैं? 8 हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8 कि मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। मगध पुस्तक के लेखक कौन थे? श्रीकांत वर्मा थे। प्रश्न नंबर 9 है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या धर्मवीर भारती। तो देखिए, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गिरिजा कुमार माथुर होंगे। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की है। चित्रकला किसकी औपन्यासिक कृति है? पूछा जा रहा है कि जो चित्रकला नामक कृति है वो किसके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। चित्रकला किसने लिखा? भगवती चरण वर्मा ने लिखा। तो देखिए, चित्र किसके चित्र बनाए गए? भगवती चरण वर्मा का चित्र बनाया गया। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कि किसका चित्र बनाया गया? चरण का चित्र बनाया गया। तो इसमें सही क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। किसकी कृति में जब बात की जाएगी? चित्र लेखा की। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन है आखिरी वाला कि डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बाण के बाद कितने बाण थे? 1000 बाण थे। पूछा जा रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है, और इसमें ऑप्शन सही है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि कितने बाण थे? 1000 बाण थे। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसको याद करने का एक तरीका होता है। अगर आप थोड़ा सा उसमें ट्रिक को भिड़ा के जो याद कर सकते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। तो मैं इस सेशन में पूरी कोशिश करूंगी कि क्वेश्चंस के आंसर तो मैं आपको बताऊंगी, साथ में ट्रिक से भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? तो देखिए, वैशाली की नगर वधु लिखी थी आचार्य चतुर्सेन ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी की चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 13 है अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। तो देखिए, इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। देखिए, पुस्तक और उनके रचयिता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए जितने क्वेश्चन अभी मैं करवा रही हूँ उनको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह भूषण, मतीराम या फिर चिंतामणि। तो देखिए, भाषा भूषण के रचनाकार थे जसवंत सिंह। भाषा भूषण किसने लिखी? जसवंत सिंह ने लिखी। प्रश्न नंबर 15 है कि आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। आत्मबोध किसको हुआ था? गोरखनाथ को हुआ था। आत्मबोध की बात किसने की थी? गोरखनाथ ने की थी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 16 है कि हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हालात एक कन्हैया किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। तो कन्हैया के हालात के बारे में कौन बता रहा था? जो अमीर था। कन्हैया के हालात के बारे में कौन बताएगा? वो बताएगा जो अमीर है। तो हालात एक कन्हैया किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। प्रश्न नंबर 17 है कि लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या फिर ऑप्शन नंबर डी है अमृत राय। तो देखिए 17 में आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहन राकेश। लहरों के राजहंस किसने लिखी थी? मोहन राकेश ने लिखी थी। तो देखिए मोहन किसका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है। और वो क्या करते थे? वो लहरों पे हर जगह सब जगह घूमा करते थे। तो लहरों के राजहंस कौन हो गया? भगवान कृष्ण हो गया। भगवान कृष्ण का एक क्या नाम है? मोहन है। तो लहरों के राजहंस किसने लिखी? मोहन राकेश ने लिखी। प्रश्न नंबर 18 है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? रस मीमांसा क्या है? आलोचना पुस्तक है और पूछा जा रहा है कि इसके जो है लेखक कौन है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा के बारे में कौन बता रहा है? राम जी बता रहे हैं। रस मीमांसा के बारे में कौन बताएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। प्रश्न नंबर 19 है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धनवीर भारती या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी के बारे में कौन बता रहा है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। तो देखिए कैदी की पत्नी को कहाँ रखा गया? एक वृक्ष के नीचे रखा गया। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। पूछा जा रहा है कि एक ग्रंथ का नाम है हिंदी शब्द सागर और पूछा जा रहा है कि इसे किसने संपादित किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है उसका संपादन किया था श्याम सुंदर दास ने। हिंदी कैसी भाषा है? बहुत ही सुंदर भाषा है। तो इसका संपादन किसने किया? जिसके नाम में क्या था? सुंदर दास था। तो हिंदी शब्द सागर किसने संपादित किया? श्याम सुंदर दास ने संपादित किया। हिंदी कैसी भाषा है? बहुत ही सुंदर भाषा है। तो इसका संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। प्रश्न नंबर 21 है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या डी विनय रंजन। तो देखिए रुपया तुम्हें खा गया के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो रुपया किसके चरण में गिरा? भगवती वर्मा के चरण में गिरा। तो देखिए रुपया किसके चरण में गिरा? भगवती वर्मा के चरण में गिर गया। प्रश्न नंबर 22 है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? पूछा जा रहा है कि जो साकेत की कथा लिखी गई थी इसका जो संबंध है वो किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो देखिए इसका संबंध है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी कि लक्ष्मण और उर्मिला के। ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या जा रहा है? शिकार साहित्य की बात की जा रही है हिंदी में। तो देखिए हिंदी का जो शिकार साहित्य था उसमें जो है अप्रतिम योगदान है श्री राम शर्मा का। तो देखिए इनके नाम में क्या है? राम, और भगवान राम शिकार अच्छे से करते थे, बहुत बढ़िया शिकार करते थे। तो अगर पूछा जाए कि शिकार की बात की जाए तो कौन लिखेगा? श्री राम शर्मा लिखेंगे। शिकार कौन कर रहा है? राम जी कर रहे हैं। तो शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हो गए? श्री राम शर्मा हो गए। प्रश्न नंबर 24 है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी रोमांटिक एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, मार्क्सवादी प्रभाव का या फिर ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है कि जो तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए हुए हैं वो सारे सही है। तो ये बात सही है। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी की उपयुक्त सभी का योगदान रहा है। प्रश्न नंबर 25 है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? रूपनारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे या लोचन प्रसाद पांडे। तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मुकुटधर पांडे। तो देखिए किसके सिर पर जो है मुकुट रखा था और उससे क्या बन रही थी? छाया।
तो देखिए पांडे जी के सर पर मुकुट रखा हुआ था जिससे क्या बन रही थी, छाया बन रही थी। तो छायावाद का जो पूर्वाभास संलक्षित हुआ किसकी रचनाओं में हुआ, मुकुटधर पांडे की रचना में हुआ। इसको आप कैसे याद करेंगे कि जो पांडे जी का सर था उस पे जो मुकुट रखा हुआ था उससे छाया दिख रही थी। ओके, प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा जा रहा है कि जो सिद्ध साहित्य था उसके विषय में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। ए है कि सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये आपका ऑप्शन सही है कि उसका झुकाव किस तरफ है, सहज साधना की ओर। बी है कि सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है, सही है। अगला है कि सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, ये भी आपका सही है। और आपका लास्ट ऑप्शन है, यानी 3 जब ऑप्शन सही हो गए तो आपका गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, जो कि क्या कह रहा है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा कि सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। अब अगला प्रश्न नंबर 27 है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है, राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या आखिरी ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी कि भूतनाथ किसने लिखी, देवकी नंदन ने लिखी। भूतनाथ के बारे में कौन लिख रहा है, देवकी नंदन लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, किसने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग, राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या हमारा ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राहुल सांकृत्यायन। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। प्रश्न नंबर 29 है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है उसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके लेखक कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे। उसके लेखक कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे। ठीक है, किसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है, जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य ग्रंथ है उसके लेखक कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे। प्रश्न नंबर 30 है कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, किसने, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो देखिए इसमें आपका सही होगा मिश्र बंधु। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है कि केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार है। पंक्ति दी हुई है कि केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है, आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो पंक्ति लिखी थी किसने लिखी थी, तुलसीदास ने लिखी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करिए, घनानंद, रसलीन, ठाकुर और रहीम। तो आपको इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके अनुसार हमें जो है जन्म काल के अनुसार उनका जो है क्रम निर्धारित करना है कि कौन किस तरह पैदा हुआ था। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें आपका, कि पहले क्या होगा, रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन और ठाकुर। तो देखिए जो रहीम थे उनका जन्म लाहौर में 1556 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद उनकी मृत्यु 1627 में लगभग हो गई थी। जो घनानंद थे उनका जन्म 1689 में हुआ था और मृत्यु हो गई 1739 में। तो सबसे पहले पैदा कौन हुआ, रहीम हुए 1556 में। उसके बाद घनानंद का जन्म हुआ 1689 में और जो रसलीन है उनका जन्म समय 1699 और मृत्यु 1750 के बीच में हुई थी। और जो ठाकुर थे उनका जन्म सबसे आखिरी में 1823 ईस्वी में हुआ था। तो इस हिसाब से आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी कि पहले रहीम हुए, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर हुए थे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33 है कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था, वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधा रमण या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जो त्रिलोचन कवि थे उनका पूरा नाम था वासुदेव सिंह। ठीक है, त्रिलोचन सिंह का
जो थे उनका पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगला पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? पूछा जा रहा है कि कुमार डासो, ढोला मारू दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास और जय मयंक जस चंद्रिका। पूछा जा रहा है कि इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि भरतेश्वर बाहुबली रास, ये क्या है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है, ठीक है। और इसके रचनाकार थे शालीभद्र सूरी। यह भी आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि इसके रचनाकार अगर पूछ लिया गया तो आप याद रखिएगा इसके रचनाकार थे शालीभद्र सूरी। ओके, अगला है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? पूछा जा रहा है जो भारत भारती लिखा गया था उसमें किस भावना की रूपरेखा दी गई है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या भक्ति भावना? तो देखिए भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। किसकी बात की जा रही है? भारत की बात की जा रही है। भारत क्या है? हम लोग का देश है, हम लोग का राष्ट्र है, तो अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो इसमें कौन सी भावना निहित होगी? इसमें राष्ट्रीय भावना निहित होगी, तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 है कि हिंदी का पारणी किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या किशोरीदास वाजपेयी को? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए कि कामता प्रसाद गुरु को क्या कहा जाता है? हिंदी का पारणी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 है कि बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों में से किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पद्य सिंह शर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। किसने की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? जो बिहारी के दोहे थे उनकी जो तुलना है वो संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से की थी। किसने की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। प्रश्न नंबर 38 है कि कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते या उपर्युक्त में से दोनों काम करते हैं? तो देखिए जो कफन कहानी थी उसमें घीसू और माधव क्या करते हैं? इनकी पत्नी का निधन हो जाता है तो उसके कफन लाने के जो पैसे, लोग बहुत गरीब होते हैं तो आसपास के जो लोग हैं वो आके उनको पैसे देते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, तो उसका वो क्या करते हैं? वो लोग शराब पीते हैं, बोतल भर शराब पी लेते हैं और पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि कह रहा है कि उपयुक्त दोनों ही काम वो दोनों करते हैं। क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद के खा लेते हैं और बोतल भर शराब पी लेते हैं उसका कफन लाने की जगह पे। प्रश्न नंबर 39 है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? पूछा जा रहा है कि जो प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा जिसमें सूरदास नाम का जो है उन्होंने कोई पात्र रखा था? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि जो सूरदास है उन्होंने रंगभूमि नामक उपन्यास था जिसमें उन्होंने प्रेमचंद ने सूरदास नाम का एक पात्र रखा था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं? ये किसने कहा कि जो साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। साहित्य की बात हो रही है, इसको आप इस तरह याद करिए कि साहित्य मतलब लिटरेचर, मतलब एक पुरानी बात की जा रही है, माना ये आज भी हो रहा है, साहित्य लोग लिखते हैं, पढ़ना चाहिए, तो ये इसको आप इस तरह याद कीजिए कि साहित्य की बात हो रही, पुरानी बात हो रही है। तो पुराने में कौन था? सबसे पहले जो है कौन आया था? भगवान राम आए थे। तो साहित्य की जो बात हो रही है बहुत पुरानी बात है, यानी इसमें कौन सही होगा? रामचंद्र शुक्ल सही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन और आंसर को थोड़ा रिलेट करके करें तो ऑप्शन एक तो जल्दी से याद हो जाते हैं और जो आंसर है वो जो है काफ़ी समय तक दिमाग में भी रहता है। अगला प्रश्न नंबर 41 है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो जो द्विवेदी युग कहा जाता है किसके नाम पे कहा जाता है? शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राम अवध
द्विवेदी। प्रश्न नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण था किसके नाम पे हुआ था। तो देखिए जो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ था। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए द्विवेदी युग है यानी बीच में द्विवेदी लगा होगा, पहली बात तो ये हो गई। अब लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग को लगता है हजारी प्रसाद, कुछ लोग को लगता है महावीर प्रसाद। तो देखिए जो आप उसको नाम से याद करिए कि जो महावीर है वो पहले हुए थे तो 1000 से तो ज़्यादा ही होंगे, तो हजारी और महावीर में अगर बात की जा रही है तो कौन बड़ा होगा, महावीर बड़े होंगे। तो नाम किसके, जो युग का नाम है वो भी किसके नाम पे रखा जाएगा, महावीर के नाम पे रखा जाएगा। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ था। प्रश्न नंबर 42 है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव और धर्मवीर भारती। किसकी बात हो रही है, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है धर्मयुग पत्रिका की। तो जब धर्म की बात की जा रही है तो वही करेगा जिसके नाम में क्या लगा होगा, धर्म लगा होगा। तो धर्मयुग किसने की थी, धर्मवीर भारती ने की थी। आपका कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 43 है कि काश मैं उसे देख पाता, वाक्य में चिन्ह है। अब पूछा जा रहा है कि ये जो चिन्ह लगाया हुआ है ये किस चीज़ का है। तो देखिए पूर्ण विराम तो है नहीं, पूर्ण विराम कैसे होता है, ऐसे होता है। प्रश्न सूचक कैसे होता है, इस तरह का होता है। ये जो चिन्ह है जिसमें ऐसे लगा के और नीचे एक बिंदी रख देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विस्मय सूचक कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 44 है कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कटरा बी आरजू, राग दरबारिया, सारा आकाश। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल ने क्या लिखा, राग दरबारी लिखा था। ओके। प्रश्न नंबर 45 है कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या मन्नू भंडारी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा ने क्या लिखा, चाक लिखा। चाक नामक उपन्यास कौन लिख रहा है, पुष्पा लिख रही हैं। तो आप इसको याद करिए कि आपकी एक टीचर है जिसका नाम है पुष्पा है और वो क्या कर रही है, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है। तो जो चाक उपन्यास है किसने लिखा था, मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा था। प्रश्न नंबर 46 है कि गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है। तो ये जो है, जो गोबर है वो प्रेमचंद्र का जो गोदान था उसका एक पात्र है। तो प्रश्न नंबर 46 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 47 पे। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। पूछा जा रहा है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन या फिर रासो का। तो देखिए चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 48 है कि नूतन ब्रह्मचारी है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है या इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो नूतन ब्रह्मचारी है वो क्या है, एक उपन्यास है। इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नूतन ब्रह्मचारी क्या है, ये बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। किसने लिखा था, ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। पूछा जा रहा है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय और मुक्तिबोध, इन चारों में से प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है। तो देखिए जो अज्ञेय थे वो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं माने जाते हैं। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और जो अज्ञेय थे वो मुख्यतः जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक और प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो अगर प्रयोगवाद के बारे में पूछा जाए कि प्रयोगवाद के जो है प्रमुख कवि कौन थे या प्रवर्तक कौन थे, तो अज्ञेय होंगे। ये प्रगतिवाद में नहीं इनका नाम लिया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 50 कि सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या व्यंग्यकार के रूप में। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, सरदार पूर्ण सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। और वो किस चीज़ के रूप में विख्यात थे। देखिए जो सरदार पूर्ण सिंह थे वो निबंधकार के रूप में बहुत ही ज़्यादा जो है विख्यात थे। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला है हमारा प्रश्न नंबर 51 कि नहुष नाटक के रचनाकार कौन है। पूछा जा रहा है कि जो नहुष नामक नाटक लिखा गया इसका रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार थे देखिए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास,
यानी 51 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि नहुष जो नाटक था ये किसने लिखा था? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ने लिखा था। अब अगला है हमारा प्रश्न नंबर 52 है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। पूछा जा रहा है कि जो आधुनिक काल था उसकी किस काव्यधारा में, यानी द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद, इनमें से कौन था जिसमें जो है रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? छायावाद। तो जो आधुनिक काल का जो छायावाद है उसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती थी। अब अगला है हमारा प्रश्न नंबर 53 कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। पूछा जा रहा है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन थे वो? सुमित्रा नंदन पंत थे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।